नमस्कार। राय साहब की राय कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की सिचुएशन अभी भी जस की तस बनी हुई है और फिलहाल जो कुछ भी अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थों के थ्रू वार्ता की तैयारी चल रही है, उससे ऐसा लगता है कि कुछ मुद्दों पर राष्ट्रपति ट्रंप जो है वो झुकने को और राजी होने को तैयार नजर आते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे भी मुद्दे हैं जैसे न्यूक्लियर इनरिचमेंट, इनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका को सौंपा जाना। इन मुद्दों पर ईरान किसी भी कीमत पर राजी नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर अब उम्मीद ये की जा रही है कि हो सकता है कि कोई एक प्रारंभिक डील जो है वो अमेरिका और ईरान के बीच में हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो इससे बढ़िया शेयर बाजार के लिए और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ एक पेच है डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक अस्थिर आदमी है। वो अगले पल क्या फैसला लेंगे, उनका दिमाग कब पलटेगा, इस बारे में कह पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जब तक कि डील फाइनल नहीं हो जाती, उस पर बाकायदा प्रारंभिक ही डील सही लेकिन उस पर दस्तखत नहीं हो जाते और उस डील के मुताबिक अमेरिका जो है कोई कार्रवाई करता है आगे या नहीं करता है, अब ये देखने वाली बात होगी। अगर सब कुछ कायदे से चलता है, समयबद्ध तरीके से चलता है, तो ये एक शेयर बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होगी और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट बाजार पर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए अभी हमको और आपको कुछ दिन और इंतज़ार करना होगा। अब अगर ऐसा हुआ या मान लीजिए नहीं भी हुआ, सिचुएशन ऐसी फ्लूइड रही, तो क्या होगा? तो मैंने जो अपने पिछले वीडियोस में आप सभी को बताया था, मैं काफ़ी बुलिश हूँ इलेक्ट्रिकल हैवी इक्विपमेंट सेक्टर के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर और पावर सेक्टर से जुड़े हुए शेयरों के ऊपर और जो डाटा सेंटर से जुड़े हुए शेयर्स हैं उनके ऊपर। उनमें से ज़्यादातर के रिजल्ट्स जो है वो आ चुके हैं, जैसे GE वर्नोवा TND, सीमेंस एनर्जी, CG पावर। ये शेयर जो हैं अपने कामकाजी परिणाम जो है वो जो जनवरी से मार्च तक की अवधि है उसमें वो दिखा चुके हैं और सभी ने बहुत शानदार अपने परिणाम घोषित किए हैं। चाहे वो सेल्स का मसला हो, चाहे वो प्रॉफिट का मसला हो, चाहे वो EBITDA मार्जिन का मसला हो, चाहे वो EPS का मसला हो। यानी उन्होंने क्वार्टर दर क्वार्टर भी अच्छा प्रदर्शन किया है और उसके अलावा जो है वो पिछले साल 2025 एंडिंग फाइनेंशियल ईयर के जो आखिरी 3 महीने हैं उस दौरान जो प्रदर्शन किया था वो इस क्वार्टर में जो है मार्च एंडिंग क्वार्टर में उस कहीं बेहतर जो है वो प्रदर्शन किया है। अब यानी ये धीरे धीरे कन्फर्म हो चुका है कि इन सेक्टर्स में जो एक जबरदस्त टेलविंड है, सरकार का जो जबरदस्त पुश है, सरकार का कैपेक्स है, प्राइवेट सेक्टर का भी कैपेक्स है, इन कंपनियों के भी कैपेक्स प्लान्स हैं और जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इन कंपनियों को मिले हैं और जो मिलने की संभावना इन कंपनियों ने जताई है, उनको देखते हुए अब मुझे ऐसा लगता है कि इन कंपनियों पे दांव लगाने में कोई बुराई नहीं है और थोड़ा थोड़ा करके अगर लॉन्ग टर्म नज़रिया अपनाए कोई निवेशक तो वो काफ़ी इसका फ़ायदा उठा सकता है। ये एक तरीके की लॉटरी है। अगर इस लॉटरी को
जो अभी चूक जाएगा, मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर सकता है। तो मैंने अपने पोर्टफोलियो में जो कुछ रखा है, मेरे पोर्टफोलियो में मैंने श्नाइडर भी रखा है जिसका रिज़ल्ट आना बाकी है, और वो जल्दी ही जो है वो 28 तारीख को आ जाएगा, यानी 28 मई को। उसके अलावा जी पावर, उसने भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। लेकिन मेरी जो बेट है, जो मेरे पोर्टफोलियो में जो पसंदीदा शेयर है, उनमें सीजी पावर, जी वर्नोवा, सीमेंस एनर्जी। सीमेंस के भी परिणाम जल्दी ही आने वाले हैं, वो भी 2-4 दिन के भीतर आ जाएंगे, तो उसके भी परिणाम अच्छे ही आने की संभावना है। और अगर नहीं भी आते हैं, आज हिटाची का परिणाम आया, हिटाची के परिणामों ने भी जो है मार्केट को गदगद कर दिया, और एस्टिमेट से कहीं बेहतर उसने परिणाम घोषित किए। और चूंकि उसका फ्लोटिंग स्टॉक कम है, तो उसके शेयर जो हैं अब उनमें बूम आना स्वाभाविक है, लेकिन वो बहुत महंगा है, वो 30,000 के ऊपर है, वहाँ तक पहुँच जो है वो अपनी नहीं है, तो इसलिए मैं उन्हें पोर्टफोलियो में शामिल नहीं कर रहा हूँ। अब रही बात कि अब इसमें खेल कैसे होगा, आगे मैं कुछ बोलूं या जो कुछ मैंने अभी बताया, ये किसी प्रकार का ना तो निवेश संबंधी कोई रिकमेंडेशन है, ना निवेश संबंधी कोई एडवाइस है। ये सिंपली मैं जो कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ, वो मैं आप सबके सामने रख रहा हूँ। और मेरा एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि इस क्षेत्र के अंदर अभी अगले 4 सालों तक जबरदस्त संभावनाएं हैं। और इन कंपनियों के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है कि ऑर्डर बुक तो मिल गई, ऑर्डर बुक बढ़ती जा रही है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जो है वो समय पे नहीं हो पा रहा है, या उस एग्जीक्यूशन को करते वक्त जो है वो मार्जिन्स जो हैं उनको एक्सपेंड करना मुश्किल है। लेकिन इन कंपनियों में वो दमखम है, वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, वो रिसोर्सेज हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, स्किल्ड मैन पावर है, और वो सब कुछ जो एक पेरेंटल कंपनी से मदद उनको मिलनी चाहिए वो सब उनको मिल रही है। और जहाँ तक भारतीय कंपनियों का सवाल है, उनमें जो सीजी पावर है वो एक स्ट्रॉन्ग मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, और मुरुगप्पा ग्रुप जो है साउथ का एक बहुत ही शानदार ग्रुप है, जो अपने स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, प्रूडेंट मैनेजमेंट और विज़न के कारण जाना जाता है। और उस ग्रुप की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो सिक कंपनीज को भी टर्न अराउंड करने का मादा रखता है। तो ऐसे कंपनी के अंदर ये इंडियन कंपनी मेरी इस वॉच लिस्ट में, या जहां मैं अपने पोर्टफोलियो में इनको शामिल किए हुए हूं, वो एकमात्र इंडियन कंपनी है। बाकी जितनी भी कंपनियों का मैंने नाम लिया, चाहे वो जी वर्नोवा हो, चाहे वो सीमेंस हो, सीमेंस एनर्जी हो, चाहे श्नाइडर इलेक्ट्रिक हो, ये सब जो है ये सब मल्टीनेशनल कंपनीज हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तबका जो है, या बहुत से लोगों का ये मानना है कि ये कंपनियां जो हैं, ये सब जो हैं, वो जो इंडस्ट्री पी है उससे जो है 3 गुना, 3.5 गुना, 4 गुना तक महंगी है। इसके अलावा इनका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जहाँ ज़बरदस्त टेलविंड्स होती हैं, जहाँ पे कि सरकार का ज़बरदस्त पुश होता है, जहाँ एक्सपोर्ट की प्रबल संभावनाएं होती हैं, और वो भी ऐसे दौर में जब रुपए की कीमत जो है वो डॉलर के मुकाबले गिर रही हो, ऐसे में इनकी आय जो है डॉलर टर्म्स में जो है वो खासी अच्छी जो है, वो जब डॉलर कन्वर्ट होकर रुपए में बदलता है तो वो आय में जो है अच्छा खासा इजाफा दिखाई देता है। तो ये कंपनियां जो हैं, इनमें वो मादा है कि वो ऑर्डर बुक भी ले आएँ, बढ़ा लें, और उनका एग्जीक्यूशन भी जो है बहुत एफिशिएंटली जो है वो कर सकें। तो इन कंपनियों का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि ये हमेशा से जो अपना इंडस्ट्री, जो इंडियन पीयर्स हैं, उनके पी की तुलना में ज़्यादा पी पे ट्रेड करती हैं। इनका जो पी प्राइस टू बुक वैल्यू है वो भी हमेशा से ज़्यादा रहा है, और मेरा मानना ये है कि ये ऐसे ही बना रह सकता है।
यानी आज से नहीं, पिछले 4-5 दशकों से जो आप देखेंगे कि इन कंपनियों का पी इंडस्ट्री से एवरेज से ज़्यादा, पीबी जो प्राइस टू बुक वैल्यू है वो ज़्यादा, और उसके अलावा जो आरओई है वो भी पीयर्स के मुकाबले जो है वो इंडियन पीयर्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा रहता है। ईपीएस इनका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। इसके अलावा इनके रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं। ऑपरेटिंग कैश फ्लो इनका सबसे बड़ा मजबूत आधार होता है, और इनके बुक्स में हमेशा आपको ऑपरेटिंग कैश फ्लो की स्थिति जो है वो बहुत मजबूत बनी रहती है। वॉरेन बफेट ये बराबर अपने जो उनके लेख आते थे या जो एनुअली जो वो एक रिपोर्ट सबमिट करते थे उनमें अपने उन विचार रखते थे, अपनी एनालिटिकल जो है वो थीम रखते थे। उसके अंदर वो हमेशा यही कहते थे कि जो कैश गजलर्स हैं, यानी जो कैश पैदा करने वाली जो कैश रिच कंपनीज हैं, जिनका कैश फ्लो स्ट्रांग हो, जिनका ईपीएस हमेशा जो है स्ट्रांग हो, आरओई हमेशा स्ट्रांग हो, ऐसी कंपनीज अगर थोड़ी महंगी भी हों तो उनको ले लेने में कोई बुराई नहीं है। तो ये जो है ये सारे जो शेयर्स, जो मेरा स्ट्रांग कन्विक्शन इन शेयरों में है, ये किसी लॉटरी के टिकट से कम नहीं है। और एक चीज़ मैंने आजमाई है अब तक के अनुभव में, या जो मेरे जानने वाले जिन्होंने पैसा बनाया है उनके पास 40 साल 45 साल का अनुभव है इन्वेस्टिंग का, उन सब का मानना यही है कि खरी चीज़, अच्छी चीज़, सॉलिड चीज़, और जिनमें अर्निंग पोटेंशियल है और जो बाजार के हर तूफान को झेल करके मजबूत बन करके उभरने की क्षमता रखते हैं, ऐसे शेयर जो हैं वो हमेशा महंगे ही मिलते हैं। और ये महंगे शेयर भी जो है आगे जा करके और महंगे हो जाते हैं और अच्छा खासा पोर्टफोलियो को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं और पोर्टफोलियो की रंगत जो है उसको चमका देते हैं। तो मेरा जो कन्विक्शन है, जैसा मैंने माना था उसके मुताबिक जो है रिजल्ट सबके अच्छे आए हैं। किसी का अगर प्रॉफिट जो है वो 25 से 35% अगर जो बढ़ा गए तो सेल्स जो है वो 80% 70% बढ़ी है। किसी का अगर जो सेल्स अगर 30 से 40% बढ़ी है या 40 से 50% बढ़ी है तो उनका नेट प्रॉफिट 70% 80% बढ़ा है। और कैश फ्लो जो है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो ज़बरदस्त इनका बढ़ा है। ईपीएस भी उसी हिसाब से बढ़ा है। तो ये कुल मिला करके और भविष्य में और बढ़ने की भी संभावना मुझे लगता है कि वो है। तो मैं इस आधार पे मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस्ड हूँ। और अगर मिडिल ईस्ट की टेंशन ख़त्म हो जाती है, बाजार में एक ज़बरदस्त जो है वो बाउंस बैक की स्थिति पैदा हो जाती है, और एक जो है थोड़ा ही समय के लिए सही, लेकिन अगर एक टेम्परेरी अगर जो रैली आती है, अगर निफ्टी मान लीजिए 300-400 पॉइंट भी बढ़ जाता है, तो इन हालात के अंदर जो है वो एक अच्छा खासा रिटर्न जो है मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म में अगर लॉन्ग टर्म का नज़रिया है जो मेरा है, मैं लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ही इन शेयरों को ले रहा हूँ, क्योंकि अगले 4 साल तक इनकी जो ऑर्डर बुक्स हैं, वर्ल्ड ओवर जो डिमांड है इनके प्रोडक्ट्स की, इनकी सर्विसेज की, आफ्टर सेल सर्विसेज की, वो काफ़ी मजबूत है। उसका जो एंटिसिपेशन सारे जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनका भी यही मानना है कि अगले 3-4 साल के लिए जो है वो बहुत ही सुनहरा मौका है और हालात जो हैं बहुत प्रॉमिसिंग हैं। तो इनका लाभ उठा लेने में मैं समझता हूँ कि मुझे चूकना नहीं चाहिए। हाँ, ये दीगर बात है कि सारा पैसा अभी भी लगाने के मैं पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि जब तक कि डील फाइनल नहीं हो जाती, उस पर दस्तखत नहीं हो जाते, तब तक किसी भी प्रकार से मैं बड़ा जो है निवेश करने की ना तो मैं किसी को सलाह दे सकता हूँ और ना मैं खुद ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। तो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले समय में क्या जैसे जैसे मिडिल ईस्ट का घटनाक्रम आगे टर्न लेता जाएगा, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो,
मैं उस पर बराबर नज़र बनाए रखूँगा और ये हर एक समझदार और जागरूक निवेशक को उस पर नज़र बना के रखनी चाहिए। किसी एक ख़ास चैनल पे या किसी एक ख़ास अखबार पे नहीं डिपेंडेंट होना चाहिए। उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अपने न्यूज़ सोर्सेज, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स और दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं मिडिल ईस्ट के या अमेरिका ईरान सब्जेक्ट के, उनकी बातों को गौर से सुनना चाहिए। क्योंकि अगर पैसा कमाना है तो आपको ये थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप ये सोचेंगे कि कोई बनी बनाई टिप्स दे दे, तो ये टिप्स पे भी काम करना जो है ये समझदारी का काम किसी मजे हुए इन्वेस्टर का नहीं होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा हो या थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और जो कुछ भी मैंने इस चैनल में आपसे डिस्कस किया है वो ना तो कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है, ना कोई निवेश संबंधी राय है। जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मैंने आपके सामने रखा। और जो अगर आपको कोई शेयर इनमें से जो मैंने आपको शेयर्स बताए अपने पोर्टफोलियो के, अगर आपकी लेने की इच्छा हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशविरा करने के बाद अपना स्वयं का निर्णय जो है अपने विवेक के आधार पर ले और उसी अनुसार जो है आगे का जो है वो अपना जो अपनी स्ट्रैटेजी है उसको बनाएं और जो भी नफ़ा नुकसान हो वो झेलने के लिए तैयार रहें। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो तक। नमस्कार, जय हिंद।